नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को मैक्स अस्पताल देहरादून में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी की कुशल क्षेम जानने के अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से उनकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति और उपचार की जानकारी ली। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने भुवन चंद्र खंडूरी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए चिकित्सकों को निर्देश दिए कि उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं और उचित उपचार समय पर प्रदान किया जाए। तो आपको बता दें, आज सुबह यानी मंगलवार की सुबह मैक्स अस्पताल जो है मुख्यमंत्री धामी जो है वो पहुंचे। आपको बता दें, पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी जो है वहां पे एडमिट है और उनका हालचाल जानने के लिए सीएम धामी जो है वहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने चिकित्सकों को कई दिशा निर्देश दिए और स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। तो आपको बता दें, आज मैक्स हॉस्पिटल जो है सीएम धामी जो है वो पहुंचे हुए थे। पूर्व मुख्यमंत्री के हालचाल जानने के लिए वो उस अस्पताल में पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने डॉक्टरों को कई दिशा निर्देश भी दिए कि स्वास्थ्य उपचार में जो चीज भी जरूरी है उसका पूरा ख्याल जो है वो रखा जाए। तो मैक्स अस्पताल जो है सीएम धामी आज पहुंचे हुए थे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, केदारनाथ धाम के कपाट कल खुलेंगे, जिससे बाबा केदार के दर्शनों का मार्ग प्रशस्त होगा। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुलेंगे और चार धाम यात्रा पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। देश विदेश बड़ी संख्या में तीर्थयात्री धामों की ओर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और स्वास्थ्य सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा मार्गों पर साफ सफाई, पार्किंग, ठहरने की व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया भी जारी है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं और आपदा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम भी सक्रिय किए गए हैं। तो आपको बता दें, कल से केदारनाथ धाम के कपाट जो है वो खुल जाएंगे। उसे लेकर लोगों में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बता दें, प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था की है। इसके साथ ही स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा जो है वो श्रद्धालुओं को ना हो, उसके लिए हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम जो है वो पूरी तरह से एक्टिव किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। तो चार धाम यात्रा की पूर्ण शुरुआत जो है वो 23 अप्रैल से हो जाएगी। आपको बता दें, कल से केदारनाथ के धाम के कपाट खुलेंगे और 23 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल जाएंगे। तो चार धाम यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी और चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन ने सुरक्षा के कई व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कंट्रोल रूम जो है वो पूरी तरह से एक्टिव है। किसी तरह की कोई शिकायत हो, जनता को किसी तरह की कोई परेशानी हो, उसके लिए भी पूरी तरह से एक्शन मोड में प्रशासन जो है वो नजर आ रहा है। तो आपको बता दें, इसके लिए हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम भी सक्रिय किए गए हैं। आपदा प्रबंधन का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो है वो पूरी तरह से तैनात कर दी गई है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें अपने एक्शन मोड में नजर आ रही है। ऑफलाइन और ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया भी जो है वो शुरू कर दी गई है। तो आपको बता दें, प्रशासन जो है इस चार धाम यात्रा को लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम भी सक्रिय किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो प्रशासन जो है वो पूरी तरह से एक्टिव हो और तुरंत से तुरंत एक्शन जो है वो ले सके। तो आपको बता दें, कल से केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं, उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। कड़े इंतजाम जो हैं वो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जोशीमठ के नृसिंह मंदिर में वैदिक पूजा संपन्न होने के बाद शंकराचार्य की प्राचीन गद्दी बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी रावल के नेतृत्व में बद्रीपुरी के लिए रवाना हो गई। रावल जो बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी हैं, गद्दी के साथ बद्रीनाथ के लिए यात्रा कर रहे हैं। इस अवसर पर गाड़ू घड़ा भी बद्रीनाथ के लिए भेजा गया, जो कि धार्मिक अनुष्ठानों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यात्रा के दौरान रावल और गद्दी मसंगलवार को
माफ कीजिएगा, गद्दी मंगलवार को पांडुकेश्वर में रात्रि विश्राम करेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 6:15 पर खोले जाएंगे। आपको बता दें, इस वर्ष भी श्रद्धालुओं की भारी संख्या की उम्मीद जताई जा रही है, जो कि धाम में दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचेंगे। वहीं तैयारी के तहत सुरक्षा, साफ सफाई और व्यवस्थाओं का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो आपको बता दें, जोशीमठ नृसिंह मंदिर में वैदिक पूजा संपन्न हो चुकी है। प्राचीन गद्दी बद्रीपुर के लिए रवाना हो चुकी है और कल केदारनाथ और बद्रीनाथ की धाम जो है वो खुलने वाले हैं। उसे लेकर पूरी तैयारियां जो है वो की जा चुकी हैं। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम जो है वो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पंच केदारों में तृतीय केदार और विश्वविख्यात और हिमालय में सबसे ऊंचाई पर विराजमान भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली भूतनाथ मंदिर से कैलाश की ओर रवाना होगी। आपको बता दें, डोली चोपता में अपने अंतिम रात्रि प्रवास के लिए रुकेगी। वहीं बुधवार की अगर बात की जाए तो बुधवार को डोली चोपता से विभिन्न सुरमय मखमली बुग्यालों से होकर नृत्य करती हुई तुंगनाथ धाम पहुंचेगी। इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें, भगवान तुंगनाथ के कपाट वेद ऋचाओं के साथ ग्रीष्मकाल के लिए विधि पूर्वक खोले जाएंगे। ये आयोजन न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि हिमालय की सुरमय वादियों में भक्तों के लिए आध्यात्मिक उल्लास और सौंदर्य का भी अद्वितीय अनुभव प्रस्तुत कराता है। तो आपको बता दें, केदार तुंगनाथ की विग्रह डोली जो है वो रवाना हो चुकी है। भूतनाथ मंदिर से ये पूरी यात्रा जो है वो शुरू हुई है, जो कि चोपता में रात्रि प्रवास करेगी। वहीं विधि पूर्वक जो है तुंगनाथ धाम के कपाट जो है वो कल खोले जाएंगे। बुग्यालों से होकर डोली जो है वो तुंगनाथ धाम पहुंचेगी। विग्रह डोली जो है वो आज रवाना कर दी गई है। भूतनाथ मंदिर से ये पूरा यात्रा जो है वो शुरू हुआ है। विधि पूर्वक जो तुंगनाथ धाम के कपाट हैं वो खोले जाएंगे। तो कल से केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। उससे पहले की जितनी भी प्रक्रिया हैं वो शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें, केदार तुंगनाथ की चल विग्रह डोली जो है आज रवाना कर दी गई है। रात्रि विश्राम करेंगे वो। उसके बाद से कल सुबह तुंगनाथ धाम के कपाट जो है पूरे विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। तो बुग्यालों से होकर ये डोली जो है वो तुंगनाथ धाम पहुंचेगी। केदार तुंगनाथ की ये चल विग्रह डोली जो है वो उसे रवाना कर दिया गया है। चोपता में ये रात्रि प्रवास करेगी और उसके बाद कल सुबह तुंगनाथ धाम के कपाट जो है विधि पूर्वक खोले जाएंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरिद्वार में सीवरेज कार्य के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन ने काम तेज कर दिया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर दिन रात निर्माण कार्य जारी है। पैकेज 1 और पैकेज 2 के तहत एक ही दिन में कुल 807 मीटर सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। इससे स्थानीय लोगों और यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें, प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि सड़कें सुरक्षित और यातायात के लिए सुगम हो। इससे न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि शहर में यातायात व्यवस्थाएं भी बेहतर होंगी। कार्य में गुणवत्ता और समय पर पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हरिद्वार शहर में सीवर लाइन डालने का काम जो चल रहा है, उसमें जहाँ जहाँ काम पूर्ण हो गया था वहाँ पर स्पेशली अपर रोड और मार्केट एरिया में वहाँ पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा चारधाम यात्रा शुरू होने से पूर्व सभी रोड रिस्टोर करने के डायरेक्शंस दिए गए थे।
और उस डायरेक्शन के क्रम में अधिकतर रोड हमारी जो अपर रोड पर है या उसके आसपास की गलियां उनको ठीक कर लिया गया है। अभी हमारा जो फोकस है सीवर लाइन का वो नॉर्थ हरिद्वार जहाँ भूपत वाला सब सरोवर क्षेत्र में जहाँ काम अभी भी पेंडिंग है वहाँ पर लाइन डालने का काम और साथ ही रिस्टोरेशन काम भी युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। जो हमारी टारगेट है जो दिया गया है वो है कि 30 जून से पहले पूरे शहर में सभी काम को कंप्लीट कर लिया जाए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून के सहस्त्रधारा पर्यटन स्थल को नए रूप में तैयार किया गया है। पिछले साल आई आपदा में यह स्थल भारी नुकसान झेल चुका था, लेकिन अब ये फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। गर्मियों के बढ़ते तापमान के साथ ही यहाँ पर्यटकों की आवाजाही में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ठंडे झरने और प्राकृतिक सुंदरता इसे आकर्षण का केंद्र बना रहे हैं। स्थानीय कारोबारियों को भी इससे राहत मिली है, क्योंकि पर्यटन गतिविधियों में फिर तेजी आई है। प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा दोनों का ध्यान रखते हुए इसे पर्यटकों के लिए सुगम सुरक्षित बनाया, जिससे सहस्त्रधारा का पर्यटन फिर से पुनर्जीवित हो गया है। तो आपको बता दें, एक बार फिर से सहस्त्रधारा में पर्यटकों के आने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पिछले साल आपदा में नुकसान हो गया था, जिसके बाद से ये पर्यटक कुछ दिनों के लिए ठप था, लेकिन अब गर्मी के बढ़ते ही पर्यटकों की आवाजाही जो है वो बढ़ने लगी है। ठंडे झरने, प्राकृतिक सुंदरता इसके आकर्षण का केंद्र है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं पे उठ रहे सवालों के बीच बीजेपी ने अपना पक्ष रखा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि चारधाम यात्रा हर वर्ष की तरह इस बार भी सुचारू रूप से संचालित हो रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले से तैयारियों की मॉनिटरिंग की है और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। और गैस की आपूर्ति का सवाल है तो वो तो समस्या आज पूरे विश्व में हल होती हुई दिखाई दे रही है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत पहले से ही तैयारी कर ली थी कि भारतवर्ष में हमारे पास संपूर्ण स्टॉक है और आपूर्ति के भी व्यापक साधन उपलब्ध है। चारधाम यात्रा बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। हर वर्ष यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती है और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने यात्रा शुरू होने से पहले ही इसकी तैयारियों की मॉनिटरिंग और अधिकारियों को और संबंधित विभागों को निर्देश देने स्टार्ट कर दिए थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद समय समय पर मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं और उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। तो ऐसा कोई विषय नहीं है। यात्रा में सभी सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। पहले से बेहतर सुविधाओं की दृष्टि से काम किया जा रहा है। शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और संबंधित विभाग अपनी अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। विकास नगर के हरबटपुर नगर पालिका में कथित तेल और केमिकल मामले को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। आपको बता दें, कांग्रेस ने इसे बीजेपी और नगरपालिका प्रशासन की मिली भगत वाला बड़ा घोटाला बताया। पार्टी का दावा है कि यह मामला जनता के अधिकारों और संसाधनों के हनन का उदाहरण है। वहीं चेयरमैन नीरू देवी ने मोर्चा संभालते हुए आरोपों को पूरी तरह से भ्रामक और राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगरपालिका की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और जनता को आश्वस्त किया गया कि किसी भी प्रकार का घोटाला या अनुचित कार्रवाई नहीं हुई है। नीरू देवी ने कहा कि प्रशासन पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है और सभी आरोपों का सख्ती से तकनीकी और कानूनी दृष्टिकोण से निराकरण किया जाएगा। तो आपको बता दें, विकास नगर तेल केमिकल मामले में सियासी धरपकड़ जो है वो देखने को मिली है। तेल केमिकल मामले में कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर आरोप लगाती हुई नजर आई। वहीं इस मामले को लेकर नीरू देवी ने सफाई दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के घोटाला इसमें सम्मिलित नहीं है। घोटाले की मिली भगत का जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया था उसका उन्होंने निराकरण किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कोई भी आरोप सही नहीं है। चेयरमैन ने आरोपों को भ्रामक बताया। तो आपको बता दें, विकास नगर का ये पूरा मामला है जहां
तेल केमिकल मामले को लेकर कांग्रेस जो है बीजेपी सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आई, लेकिन उस मामले को नीरू देवी ने भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी खबर सामने नहीं आई है जिसमें कि घोटाला हुआ हो। उन्होंने विपक्ष पार्टियों के जितने भी आरोप थे उन्हें गलत बताया। उन्होंने साफ तौर पर जनता को यह आश्वस्त किया कि प्रशासन पारदर्शी तरीके से काम कर रही है और सभी आरोपों से सख्ती से और तकनीकी कानूनी दृष्टिकोण से निराकरण किया जाएगा। यह आश्वस्त जो है वो जनता को किया गया है। गाड़ी जिस वाहन संख्या की 5088 वाहन संख्या और ये गाड़ी लगातार चलती है और इस गाड़ी की जो मैं बात करूं कि जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है जनता में, उसका पंजीकरण वैधता फरवरी 2027 तक है और वाहन का बीमा जून 2026 तक है। ये कंडम गाड़ी कहाँ से होगी? मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों को। जब कोई गाड़ी लगातार चल रही है और उसके डॉक्यूमेंट्स वैध हैं, तो वो कंडम कहाँ से हुई? उन लोगों को, कहने वालों को, विपक्ष के कांग्रेस को मैं चेताना चाहती हूँ कि पहले प्रमाण लें, फिर किसी पे आरोप सिद्ध करें। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हल्द्वानी के रानीबाग क्षेत्र में एक रोडवेज बस ने 4 साल की मासूम बच्ची को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय बस तेज रफ्तार में थी और बच्ची अचानक सड़क पर आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उससे बस नहीं रुकी। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ की और सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने का प्रयास किया गया। हादसे ने एक बार फिर ट्रैफिक नियमों के पालन और वाहन चालकों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसे दर्दनाक हादसों को रोका जा सके। कि रोड सेफ्टी के नाम पे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि रोड सेफ्टी के नाम पे हम लोग बड़े बड़े अभियान तो चलाते हैं, प्रशासन भी बड़े बड़े अभियान चलाता है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कोई व्यक्ति की दुर्घटना में मौत ना हो। और मौत भी मैं देखता हूँ कि किसकी होती है, जो साधारण रूप से अपनी स्कूटी से अपनी नौकरी को जा रहा होता है, सिडको में नौकरी कर रहा होता है, रुद्रपुर से वापस आ रहा होता है, वाहन उसको कुचल के चले जाते हैं। और वाहन की जो चपेट में जो सबसे ज़्यादा लोग आते हैं वो आते हैं हैवी व्हीकल, जैसे ट्रैक्टर है, डंपर है, बसें हैं। इनसे बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु रोज हो रही है। मेरा प्रशासन से भी निवेदन है कि ऐसे लोगों पे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरा एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि हम देख रहे हैं कि आए दिन जो बिना नंबर प्लेटों की, युवाओं में बिना नंबर प्लेटों का में गाड़ी चलाने का चलन बहुत बढ़िया, चाहे मोटरसाइकिलों में आगे की नंबर प्लेट हो चाहे पीछे की नंबर प्लेट हो, दोनों नंबर प्लेटें उन्हें लगा यूज कर रहे हैं। गाड़ियों में चल रहे हैं तो ब्लैक शीशों में चल रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, उसकी ओर प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और हमने देखा होगा कि जो लोग बेचारे स्कूल से आ रहे हैं, 2 लोग बैठे रहते हैं हेलमेट लगा के, एक तीसरा बच्चा होता है, तो उसका भी प्रशासन कार्रवाई करता है। यहाँ पर भी अभी आप देखेंगे कि एक कैमरा यहाँ पर रानीबाग में लगा हुआ है, उस कैमरे में स्पीडोमीटर नहीं है, लेकिन वो स्पीडोमीटर के ओवर स्पीड में चालान भेज रहा है। तो मेरा प्रशासन से भी निवेदन है कि इस प्रकार की घटनाओं में तुरंत अंकुश लगाना चाहिए, नहीं तो जनता एक बहुत बड़ा आंदोलन की ओर को बढ़ने के लिए मजबूर होगी। देखिए, फिलहाल जो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दुखद घटना हुई है यहाँ पर, एक बहुत ही छोटी बच्ची थी लगभग 4-5 वर्ष की, उसके एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है। और जो वाहन है वो प्लान बना है, पूरे शहर में नो एंट्री की गई है। इन्हीं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो है नो एंट्री की गई है, परंतु क्योंकि ये रोडवेज की है, सरकारी बस है, तो इसको उस नो एंट्री से फिलहाल जो है इसमें छूट थी। और बाकी जो और भी कारण है उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं और यहाँ पर इस प्रकार की घटनाओं की फिर से पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून कोडियाला के पास एक कार और सरिया से लदे भारी ट्रक के बीच टक्कर में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में चालक सहित 8 लोग सवार थे, जिनमें 5 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल थे। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। उनका शव वाहन में फंसा हुआ था, जिसे एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकालकर पुलिस को दे दिया। अन्य सभी घायलों को सामान्य चोटें आई हैं और उन्हें तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया है। आपको बता दें, एसडीआरएफ की त्वरित और कुशल कार्रवाई से दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की।
बागेश्वर के कपकोट के श्यामा क्षेत्र में हुए वाहन दुर्घटना के बाद जिला अधिकारी आकांक्षा कोड़े ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने घायल व्यक्तियों से मिलकर उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली और चिकित्सकों को सर्वोत्तम उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी घायलों को समय और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराया जाए, किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के भी आदेश दिए गए। प्रशासन को घायलों की देखभाल और आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता और आपातकालीन सेवाओं की तत्परता बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। इस कदम से प्रभावित परिवारों में राहत और प्रशासन पर भरोसा बढ़ा है। थोड़ी लोअर यूनिट होती है, आईसीयू पूरी इंटेंसिव केयर यूनिट है ये वाली। थोड़ी लोअर यूनिट होती है। देखिए, मुख्यतः जो कल एक हादसा हुआ है, जो बोलेरो गाड़ी है जो हमारे लाठी गाँव में वहाँ पर पलट गई थी, उसमें टोटल 11 लोग जो है वो घायल हैं, जिसमें हम लोगों ने 12 हैं टोटल, जिसमें 4 लोग को रेफर किया गया था और 7 लोग हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और एक को प्राथमिक उपचार देते हुए उनको छोड़ दिया गया। तो जो 7 लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज एडमिट हैं, उनसे एक बार भेंट की गई है और उनका हालचाल लिया गया है। उनके परिजनों को से हालचाल उनका लिया गया और जो देखने में मिला है, जिला अस्पताल में जो व्यवस्थाएँ हैं वो अच्छी उनको मिल रही है, कोई परेशानी नहीं होगी, हो जाएगी और सभी लोग जो है जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।